नमस्ते टाइम्स ड्राइव फैमिली, मैं हूं क्रांति संभव। स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव शो के लेटेस्ट एपिसोड में, जिसमें कार्स भी हैं, मोटरसाइकिल्स भी हैं, नई नई खबरें भी हैं। तो सबसे पहले बताते हैं कि आज के एपिसोड में अगले आधे घंटे में क्या कुछ खास आप देखने वाले हैं। टाइम्स ड्राइव शो में आज पहली बार बजाज और ट्रायम्फ के टाई अप के बाद निकलने वाली 400 स्पीड और स्क्रैम्बलर। एमजी कॉमेट के रियल लाइफ टेस्ट में बताएंगे व्हाट वी लाइक्ड एंड व्हाट वी डिडंट। और खास बातचीत मर्सिडीज बॉस के साथ समझेंगे कैसे लग्जरी कार मार्केट इंडिया में कर रही है बूम। वो मोटरसाइकिल जिसके इंडिया में एक लंबे समय से हम टेस्टिंग के स्पाई पिक्स देख रहे थे, ऑफिशियली अब फाइनली उसका ग्लोबल रिवील हो गया है। मैं बात कर रहा हूं ट्रायम्फ की स्पीड 400 और ट्रायम्फ की स्क्रैम्बलर 400X की। और यही वो मोटरसाइकिल है जो बजाज और ट्रायम्फ के कोलैबोरेशन के तहत इंडिया में भी लॉन्च करी जाएगी। तो क्या डिटेल्स हैं इन दोनों बाइक्स को लेकर, क्या ऑफर करा गया है, थोड़े बहुत स्पेसिफिकेशंस जो इसके हमें सुनने को मिले हैं, क्या है वो सभी बात करते हैं उनकी इस वीडियो में। अब इंजन की बात करें तो 400 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन दोनों बाइक्स में दिया गया है। पावर यूनिट होता है 39.4 bhp और टॉर्क है 37.5 न्यूटन मीटर्स का। 6 स्पीड का गियर बॉक्स यूज करा गया है। ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है और ड्यूल चैनल ABS एज स्टैंडर्ड दिया गया है, लेकिन स्क्रैम्बलर 400X में जो है स्विचेबल ABS का भी ऑप्शन दिया गया है। LED लाइटिंग का इस्तेमाल करा गया है और फ्रंट में 43 mm अपसाइड डाउन फोक्स देखने को मिलते हैं। एंड ऑल्सो हीटेड ग्रिप का भी ऑप्शन है। हालांकि इंडिया में उसका काम नहीं है, लंदन में इसका लॉन्च हुआ है तो वहाँ पे ये काम का फीचर होता है, लेकिन इंडिया में हीटेड ग्रिप का कोई काम नहीं है। सीट हाइट की बात करूँ तो स्पीड 400 की सीट हाइट जो है वो है 790 मिलीमीटर की और स्क्रैम्बलर 400X की जो सीट हाइट है वो है 835 मिलीमीटर की। यानी कि स्क्रैम्बलर की हाइट, सीट हाइट थोड़ी सी ज़्यादा यहाँ देखने को मिलती है। तो थोड़ी छोटी हाइट के लोगों के लिए मुझे लगता है 790 मिलीमीटर वाला स्पीड 400 का जो सीट हाइट है वो थोड़ा बेटर रह सकता है। वेट की बात करूँ तो 170 kg है स्पीड 400 का और 9 kg एक्स्ट्रा वेट है, यानी कि 179 kg है स्क्रैम्बलर 400X का। व्हील्स की बात करूँ तो 17 इंच के व्हील्स दिए गए हैं बाइक्स में, दोनों ही बाइक्स में। स्पीड 400 में आगे पीछे दोनों जो है 17 इंच के व्हील्स हैं, लेकिन स्क्रैम्बलर 400 में जो है फ्रंट व्हील जो दिया गया है वो 19 इंच का है और रियर व्हील जो दिया गया है वो 17 इंच का देखने को मिलता है। अब दोनों बाइक्स ऑफिशियली देखने को मिल गई हैं, कुछ वीडियोस और पिक्स जहां पर आपने इन बाइक्स के देखे, लेकिन ऑफिशियल जो लॉन्च है इन दोनों बाइक्स का बजाज जो करने जा रही है, बजाज और ट्रायम्फ जो करने जा रहे हैं इंडिया में, 5 जुलाई को इसका ऑफिशियल लॉन्च होने वाला है। और उसके तुरंत बाद ही हम इन बाइक्स को टेस्ट राइड भी करने वाले हैं और 14 जुलाई को आपको इन दोनों बाइक्स का क्या परफॉर्मेंस है, किस तरह की हैंडलिंग इन दोनों बाइक्स में देखने को मिलती है, सभी की डिटेल्स, पूरा रिव्यू आपको टाइम्स ड्राइव के हैंडल्स पर देखने को मिलने वाला है। Watch this. अब एक चीज इस MG कॉमेट को लेकर बिल्कुल साफ है, क्यूटनेस जो है वो ओवरलोडेड है इस गाड़ी में। पिछले 3-4 दिनों से मैं इस गाड़ी को चला रहा हूं और जहां से भी ये गाड़ी निकल रही है एटलीस्ट 10 में से 9 लोग इसे वापस मुड़कर देख रहे हैं। लेकिन क्या क्यूट होने के साथ साथ ये MG कॉमेट एक प्रैक्टिकल गाड़ी है नहीं, एक प्रैक्टिकल परचेज आपके लिए बन सकती है नहीं, स्पेशली जब आप सिटी पर्पस के हिसाब से इस गाड़ी को लेना चाहते हैं। तो पिछले 3-4 दिनों में क्या मेरे ऑब्जर्वेशन रहे हैं, 5 ऐसी चीजें जो मुझे इस कॉमेट के बारे में अच्छी लगी हैं और 5 ऐसी चीजें जो मुझे इस कॉमेट के बारे में अच्छी नहीं लगी हैं, उसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव के इस वीडियो में। मैं हूं अंकुर तनेजा। बात करते हैं MG कॉमेट के रियल वर्ल्ड टेस्ट की। पहला एलिमेंट जो मुझे अच्छा लगा है इस MG कॉमेट को लेकर एंड जिसको लेकर मैं कह रहा हूँ कि इस गाड़ी में क्यूटनेस ओवरलोडेड है, वो है इसका एक्सटीरियर डिजाइन जिस तरह से दिया गया है। तो ओवरऑल जो साइज है काफी कॉम्पैक्ट है, डिजाइन है काफी कूल है, लाइट्स का जिस तरह डिजाइन है वो भी काफी कूल लगता है एंड साइड से भी वो प्रोपोर्शन जो है काफी कॉम्पैक्ट सा फील आता है। आपको ऐसा लगेगा कि कहीं से भी गाड़ी आप निकाल सकते हैं एंड कभी कभार ऐसा होता भी है। पार्किंग को लेकर भी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती। व्हील जो दिए गए हैं 12 इंच के व्हील्स हैं, 145 सेक्शन की चारों व्हील्स जो इसमें दिए गए हैं एंड रियर में भी जो फील है, जो लुक है, काफी कूल, काफी क्यूट देखने में जरूर लगता है। स्ट्रिप दी गई है, LED स्ट्रिप यहाँ पे
एंड टेल लाइट भी यहाँ पे कुछ इस तरह से देखने को मिल रही है। अब ये कुछ इसके डिज़ाइन में चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ एक्सटीरियर। अगला जो एलिमेंट है जो मुझे अच्छा नहीं लगता है इस कॉमेट के बारे में, वो आपको दिखाता हूँ। अंदर बैठने के बाद अब जो पहला एलिमेंट मुझे अच्छा नहीं लगा है इस कॉमेट के बारे में 3-4 दिन चलाने के बाद, वो है इसका सीट कंफर्ट। कुशनिंग हालांकि ठीक है, लेकिन सपोर्ट के हिसाब से कोई भी मैनेजमेंट यहाँ पे इसकी सीट में नहीं करा गया है। थ्रू आउट यहाँ पे इसमें सीट में अनकंफर्टेबल आपको फील होगा, स्पेशली थोड़ी बहुत देर के लिए चला रहे हैं तो इतना फील नहीं होगा, बट अगर ज़्यादा देर 1 घंटा 1.5 घंटे के आसपास आपको चला रहे हैं तो वहाँ पे अनकंफर्टेबल फील होता है। एंड अगेन सीट जो है इसकी यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है, तो उसकी वजह से होता क्या है यहाँ देखेंगे कोई डेड पेडल नहीं है। अगर मैं पैर को ऐसे रख रहा हूँ काफ़ी देर तक तो यहाँ पे थाई सपोर्ट की कमी हो जाती है, और कंफर्ट के लिए आगे ले जाता हूँ तो जो फीट सपोर्ट है प्रॉपर नहीं मिलता है। तो मुझे लगता है यहाँ पे डेड पेडल की भी कमी इस गाड़ी में मुझे फील हुई, और ज़्यादा देर तक आप चला रहे हैं तो यहाँ पे आपको लेफ्ट लेग में थकान भी ज़रूर इस गाड़ी में फील होने वाली है। देन दूसरा एलिमेंट जो मुझे अच्छा लगा है इस MG कॉमेट में, वो है ओवरऑल जिस तरह का लेआउट इसके इंटीरियर का है, काफ़ी नीट है। बटन्स का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा नहीं करा गया है। यहाँ पे सेंटर में 3 AC कंट्रोल के बटन दिए गए हैं, एंड एक बटन यहाँ पे इसके मोड के लिए दिया गया है। इसमें 3 मोड का ऑप्शन आता है, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट का। एंड ओवरऑल जो फील है स्टीयरिंग का भी इस तरह फील है, काफ़ी नीट और काफ़ी प्रीमियम फील भी इस वाले वर्जन में आ रहा है। एक दिक्कत है इसमें, थोड़ा गंदा ये वाला कलर जल्दी हो रहा है इस तरह से, अभी थोड़े बहुत स्पॉट्स आप इस पे देख रहे हैं। देन दूसरा एलिमेंट जो मुझे अच्छा नहीं लगा है इस MG कॉमेट के बारे में, वो है ओवरऑल प्रैक्टिकल स्पेस इस गाड़ी के अंदर। 1 लीटर की बॉटल के लिए प्रैक्टिकल स्पेस नहीं है। डोर्स में भी आप देखेंगे तो वहाँ पे भी 1 लीटर की बॉटल इजीली आप नहीं रख सकते हैं। थोड़ा बहुत एडजस्ट करके घुसा के भी प्लास्टिक की बॉटल आ जाए, बट ओवरऑल स्टील बॉटल जो है या कुछ अगर आपको रखना है 1 लीटर वाला तो वहाँ पे सामान वो नहीं आ सकता। एंड यहाँ पे इसमें ग्लव बॉक्स भी नहीं दिया गया है, एंड थोड़ा बहुत सामान रखने की जगह यहाँ पे दी गई है बस, एंड यहाँ पे साइड डोर्स में थोड़ा बहुत सामान रखने की जगह है। तो मामला प्रैक्टिकल स्पेस के हिसाब से मुझे कम इस गाड़ी में फील होता है। एंड 2 कप होल्डर्स यहाँ पे भी साइड में दोनों साइड दिए गए हैं, बट यहाँ पे भी 1 लीटर वाली बॉटल आपकी इधर नहीं आ सकती है। अब तीसरा एलिमेंट जो मुझे इस MG कॉमेट के बारे में अच्छा लगा है वो है, दिखाता हूँ आपको, पहले शीशा खोल लेता हूँ ताकि ऑडियो क्लियर आए। गाड़ी से मैं बाहर निकला, मैंने गाड़ी कोई ऑन ऑफ या कुछ नहीं करी है, बाहर निकला, यहाँ पे बटन दिया गया है, इसको प्रेस किया एंड गाड़ी ऑफ हो गई। मुझे किसी तरह का फिजिकल बटन टच करने की, एंड द सेम इज़ विद द एंट्री ऑल्सो। मैं यहाँ प्रेस करूँगा एंड गाड़ी यहाँ पे ऑन हो गई। अब मैं इसकी ब्रेक को प्रेस करूँगा और ड्राइव मोड में शिफ्ट करके मैं इसको ले जा सकता हूँ। तो फिजिकल बटन यहाँ पे नहीं दिया गया है एंड काफ़ी इजी हो जाता है। देन तीसरा एलिमेंट जो मुझे अच्छा नहीं लगा है इस MG कॉमेट के बारे में, वो है तकरीबन 1200 किलोमीटर के आसपास ये वाली गाड़ी चल चुकी है, मीडिया कार है ये, एंड सीट से यहाँ पे इसकी नॉइस आता है, स्पेशली जब टर्न लेते हैं तो वहाँ पे कच कच करके नॉइस आता है, विच इज़ वेरी इरिटेटिंग। एंड ज़्यादा गाड़ी चली नहीं हुई है तो मुझे लगता है वहाँ पर भी थोड़े सुधार की ज़रूरत है। एंड नॉइस जो आता है इसकी विंडो में भी यहाँ पे देखने को मिलता है। अभी गाड़ी फिलहाल खड़ी है, थोड़ा बहुत अगर आप ख़राब रास्ते पर जा रहे हैं तो कच कच इसकी विंडो से भी कुछ इस तरह की नॉइस यहाँ पर सुनने को मुझे मिली है। अब चौथा एलिमेंट जो मुझे अच्छा लगा है इस MG कॉमेट के बारे में, वो है इसका कॉम्पैक्ट साइज। एंड चौथा एलिमेंट जो मुझे अच्छा नहीं लगा है इस MG कॉमेट के अंदर, जो ड्राइव पर फर्क डालता, थोड़ा कंफर्ट में और कन्वीनियंस ऐड करता, अगर वो एलिमेंट भी यहाँ पे होता है। जैसे कि इसमें स्टीयरिंग में टिल्ट का ऑप्शन है लेकिन टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं दिया गया। अब यहाँ पर होता क्या है, सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट करी है, आगे पीछे मैं कर सकता हूँ, ऊपर नीचे करने का ऑप्शन नहीं है। अब मैं थोड़ा लेग को कंफर्ट देने के लिए पीछे करता हूँ सीट को, तो यहाँ पे स्टीयरिंग का जो रीच है थोड़ा ज़्यादा पीछे हो जाता है। अगर मैं इसको आगे करना चाहूँ तो वो ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है। थोड़ा आगे जाता हूँ अच्छे से स्टीयरिंग पे होल्ड बनाने के लिए, तो लेग का कंफर्ट चला जाता है। तो ये फैक्टर मुझे लगता है कुछ थोड़े बहुत मिसिंग है इस MG कॉमेट में। एंड यहाँ पर अगर टेलीस्कोपिक वाला ऑप्शन भी होता है तो थोड़ा और कन्वीनियंस ऐड यहाँ पर इसमें हो सकता था। अब सेकंड रो प्रैक्टिकलिटी की बात करूँ तो स्पेस बैठने के लिए वहाँ अच्छा खासा है। अगर एवरेज हाइट के लोग आगे दोनों बैठे हैं तो पीछे बैठने का स्पेस अच्छा खासा है। हालांकि बूट स्पेस बिल्कुल नहीं है, आप एक आध लैपटॉप बैग ही वहाँ रख सकते हैं, बट ओवरऑल अगर 4 लोग बैठना चाहते हैं तो पीछे बैठने का स्पेस अच्छा है। दिक्कत जो पीछे बैठने वाले लोगों
लोगों के लिए होगी, वो स्पेस की नहीं है, बट थाई सपोर्ट जो है बिल्कुल भी इस गाड़ी में देखने को नहीं मिलता। आपको एकदम नी अप करके इस MG की कॉमेट में बैठना पड़ेगा। अब पांचवा एलिमेंट जो मुझे इस MG कॉमेट के बारे में अच्छा लगा है वो है इसकी रेंज को लेकर। तकरीबन फुल चार्ज होने के बाद 200 किलोमीटर का रेंज ये डिस्प्ले में दिखाता है। मैं थ्रू आउट इसको 3-4 दिन से विद AC चला रहा हूँ। गर्मी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बिना AC के चला नहीं सकते, तो वहाँ पर 1 किलोमीटर चलाने के बाद तकरीबन 2 किलोमीटर का रेंज डिप मुझे इस कॉमेट में देखने को मिल रहा था विद AC ऑन। तो मुझे लगता है 200 का दिखा रहा है तो 130-40 के आसपास का अगर आप AC के साथ चला रहे हैं तो उतना रेंज ये आपको दे सकती है। अगर आप थोड़ा और रफ या स्पोर्ट मोड में चला रहे हैं तो रेंज इसका और डिप वहाँ पे हो जाएगा, लेकिन विदाउट AC चलाएंगे तो वहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा रेंज आपको इस MG कॉमेट में मिल सकता है। बट अदरवाइज 140-150 के आसपास का नंबर मुझे लगता है ये गाड़ी आपको इन टर्म्स ऑफ रेंज दे सकती है। अब पांचवा और फाइनल एलिमेंट जो मुझे अच्छा नहीं लगा है इस MG कॉमेट के बारे में वो है डिज़ाइन। हालांकि देखने में इसका क्यूट लग रहा है, पर इस तरह का डिज़ाइन होने के कुछ कॉन्स भी हैं, जैसे कि अंदर बैठे थ्रू आउट अगर सड़क में थोड़ा सा भी ऊपर नीचे सड़क है तो वहाँ पर आपको बॉडी रोल थ्रू आउट इसमें फील होता रहेगा। एंड सीट कंफर्ट की बात तो मैंने आपसे कर ही दी है। एंड ऑल्सो हाई स्पीड में जब आप चला रहे हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टेबल ये गाड़ी आपको नहीं फील होगी। 80-90 के आसपास ही चला रहे हैं तो मुझे लगता है वहाँ पर भी आपको उतना कॉन्फिडेंस नॉर्मल कार के मुकाबले इस गाड़ी को उतनी स्पीड में चलाने में नहीं आएगा। तो गाड़ियों की बिक्री तो बढ़ रही है, लेकिन लग्जरी गाड़ियों की बिक्री और ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। क्या हो रहा है इस मार्केट में, बात करेंगे मर्सिडीज के बॉस के साथ इसके बारे में और जानेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस मार्केट के बारे में। वैसे SL का मतलब तो सुपर लाइट है, लेकिन काफ़ी हैवी ड्यूटी लॉन्च हम देख रहे हैं मर्सिडीज की तरफ से इस लेटेस्ट SL की। संतोष, बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू। और अपने वक्त निकाला। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, why did you think of launching it right now, and B, where does this fit? आपने जो इस साल का अपना स्ट्रैटेजी तैयार किया। So firstly, SL is a cult. This car is now the 7th generation of SL. So even before हमने सोचा है गाड़ी इंडिया में लॉन्च करेंगे, we had around more than 25-30 customers who have actually told us that whenever you launch the car, we want to have the car. So we already have a dedicated pool of loyalists, fans of the brand, and therefore we really spoke to headquarters and tried to get our cars for India. And we are quite happy that we have been able to secure allocations and able to launch this car here. How does it fit into our strategy? It's very clear. हमने साल की शुरुआत में बताया था कि हमारा फोकस है टॉप एंड व्हीकल सेगमेंट, 1 करोड़ की ऊपर की गाड़ियों के ऊपर, एंड देयर आर करंट शेयर is close to 25%. So 25% of our total portfolio is in the top end segment, and all the AMGs, Maybach, EVs, they all fit into that portfolio. So here उस पोर्टफोलियो को अगर ग्रो करना है, उस पोर्टफोलियो को अगर एक्साइट करना है तो वी नीड मोर लॉन्चेस इन दैट सेगमेंट, एंड वी सेड वी विल डू 10 launches in the year, out of which many of them would be in the top end. This is the 5th car in the top end vehicle segment that we are launching this year in the first 6 months of time. So that clearly shows the commitment to push the top end vehicle segment, give customers more options. And as I said, this is beyond a car. This is an aspiration for many, and it has that cult status. So yeah, that's the reason why SL is now finally in India. And this also comes as CVU, so that makes it's kind of expensive. Yes. So are we looking at like limited numbers? I mean, Not really. I would say limitation will be more coming from the supply side. Yeah, I mean, as I said, allocation. these are 2.5, 2.6 crore car. On road will be close to 3 crores easily. Plus, our customers love to customize it to their full extent. So it definitely goes upwards of 3.5. So there, of course, we have to be realistic on the volume side. But I won't be surprised if it even crosses 3-digit mark very soon. oh, I mean, so any indicative numbers, bookings? No, inquiries? these bookings, as I said, we have more than 30 customers who have already booked the car even before we launched it, even without announcing the booking. So what has changed? I mean, last maybe couple of years, maybe 2 years, you mentioned a specific India-specific model. I mean, customized G-Wagon as well. What has changed? जो इतने सालों में हम देख रहे थे, एक तो पहले वेटिंग पीरियड का डिस्कशन लगातार हो रहा था, बट एट द सेम टाइम आपने कहा कि एलोकेशन बढ़ रहा है इंडिया के लिए,
व्हाट हैज चेंज एंड किस तरह का दिख रहा है आने वाले टाइम? No, clearly there is a lot of focus on India as a market. India में growth हो रहा है and it's not about the growth, it's about the quality of growth also. Because अगर आप luxury market की बात करो, so it's not growing like leaps and bounds. Single digit growth अगर आप देखो तो we are growing by double digit and others, but that's good. But again, our growth is in the top end, and Mercedes-Benz globally also is very clear that we will focus on the top end of the segment, Maybach, AMGs, EVs, and here India is also able to reflect that maturity of the luxury car segment. So with 25% of sales coming in that segment, it clearly shows a potential for Mercedes-Benz also to start looking at India more favorably, trying to see how we can give more cars to that segment. And therefore, we are able to see, as you rightly mentioned, the G-Wagon customized for India with an Adventure Edition or an SL that which is in huge demand worldwide, but we are still able to get the car for India. And how is the booking status, waiting period status? Today, I would say on some of the car lines, we have been able to bring it down with increased production, like the A-Class, the E-Class, C-Classes. We have been able to really ramp up on production. The S-Class, Maybach, GLS, GLE, they still have 5 to 6 months of waiting. And the CBUs have up to 24 months. So I can say the waiting period ranges from 2 months to 24 months based on different model lines. And which is the hardest car to, hardest model to get right now? The hardest is still the G63 AMG because that is the longest of 2 years. But the S-Class Maybach and the GLS Maybach also has huge waiting period. We have more than 11 to 12 months of waiting period for the S-Class Maybach, the CBUs. हाँ, वहाँ पे किस तरह से आपने रिएक्शन देखा है लोगों का, कस्टमर्स का, क्योंकि वहाँ जो नंबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब प्राइस होने के बावजूद। ये मैं जैसे कहा, इंडिया का एक लग्जरी सेगमेंट में एक मैच्योरिटी आ रहा है। पहले लोगों को था कि चलो ब्रांड ले लो कुछ भी, इवन अगर जो चीप है वो ले लो, but today they want not only they want good products, they want products which are loaded, they want also aspirational brands and aspirational products. तो उसके लिए कस्टमर वेट करने के लिए तैयार है, उसके लिए कस्टमर पैसे देने के लिए तैयार है, and that is shows that it's a true luxury growth than just some people buying badges, but they are now really buying the product. यानी एक ओवरऑल ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। सो एक और क्वेश्चन ऑन द ईवी रेशियो, कितनी आप देख रहे हैं उसकी बिक्री और किस तरह का ग्रोथ ईवी में देख रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में? EV is in the top end. We are seeing 2 to 4% of our volumes will be from the EV, and I think we are convinced that India will transform very fast to the EV side, more so in the luxury segment, because here customers take a risk and they want to move forward. And we are fully committed. मैंने जैसे कहा, अगले 3 से 4 साल में 25% of our portfolio will be EVs. एंड प्रोडक्शन जो कॉन्स्टेंट्स होते थे अभी हाल फिलहाल तक, अभी हाउ इज द सिचुएशन राइट नाउ? Still on, we have started second shift operations from December in our plant, so we are trying to increase more production there. But अगर मैं supply chain की बात करूँ, आज भी parts की shortage, certain components की shortage still है. Also, the cost of logistics shipments have also gone up, so that is putting pressure on pricing. That is putting pressure on, also delayed deliveries to some extent. But we are trying to do our best at this stage. But it is better than last year. अभी हाल फिलहाल में हमने देखा है कि इलॉन मस्क ने इंडिया मार्केट के बारे में काफ़ी फेवरेबल एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। एज एन एक्सपीरियंस्ड इंडियन मैन्युफैक्चरर हु इज़ ऑपरेटिंग इन इंडिया, क्या सलाह या क्या सुझाव आपकी तरफ से होगा उनके लिए? हाउ डू यू रीड दिस? हम तो ये कहेंगे कि वी आर हियर फॉर 28 years इंडिया में. वी हैव बीन स्ट्रेटेजिकली पेशेंट फॉर द मार्केट. वी हैव ग्रोन दिस मार्केट, वी हैव मेड द मार्केट. सो आइडियली competition is welcome. They should actually just plan and go ahead with whatever plans they have. But we cannot comment on what they want to do. But we are confident of the market. We have invested. We continue to remain invested. So the EV market is, especially the premium segment, it is going to grow at a very rapid rate. That's what I think there is no choice. All the companies have to decarbonize. It's our responsibility to decarbonize. And when we say EVs is the one step towards tailpipe emission, and हम तो उसके beyond जा रहे हैं. In fact, अगर आप Mercedes-Benz की बात करो तो we are talking about ambition 2039, where we are talking net zero carbon emissions, which means not only tailpipe, but पूरी गाड़ी की recyclability, पूरा supply chain and distribution chain को हम net zero करेंगे in terms of carbon neutrality. So the task is much bigger than just EV or a tailpipe, and we are fully committed to that. Thank you, sir. Thanks for joining us. Thank you. The
टाइम्स ड्राइव शो में आज इतना ही। अगर कोई सवाल है, कोई ख़रीद आप करना चाह रहे हैं, चाहे कार हो, मोटरसाइकिल हो, कोई कन्फ्यूजन है, कोई फीडबैक है इस शो के बारे में, तो ये सभी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स आपके टीवी स्क्रीन पर फिलहाल मौजूद हैं और वहां पर आप हमें फॉलो करके अपने सवाल, अपने क्वेश्चंस या फीडबैक भेज सकते हैं। हम इंतज़ार करेंगे और हमारी पूरी टीम अब हाजिर होगी एक नए एपिसोड के साथ एक हफ्ते बाद। तो तब तक के लिए बाय बाय, ड्राइव सेफली, सी यू सून।